हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं और मुझे पता है आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल मशीन कब कंटिन्यू होगा। 14 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में। और एक चीज बता दूं मैं आपको कि अभी तक आपने 14 लेक्चर देखे होंगे तो किस तरीके से मैंने हर एक चीज को डिटेल वर्जन में खोलने की कोशिश करी है। हर एक चीज को हम लोग इलोबरेट मैनर में देखेंगे जितना हमें जरूरत है एग्जाम निकालने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग पीएचडी करने चले गए और पता चले एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। अल्टीमेट गोल हमारा है गेट एग्जामिनेशन या ईएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने और अच्छे इंटरव्यू में हम इंटरव्यूअर का जवाब दे सके। ठीक है, तो ये दो पर्पस आपके फुलफिल होंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के थ्रू। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे होंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखो लेवल अलग अलग हो सकता है, बट मैं यहां देखो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, कोर्स सब्जेक्ट पढ़ाते टाइम पर कि क्राउड का सेंस हो जाता है कि ठीक है क्राउड लो लेवल का है तो मैं इलेक्ट्रिकल मशीन लो लेवल का पढ़ा देता हूं। मान लीजिए क्राउड बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्राउड है जहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छा है, उसका सब कुछ अच्छा है, तो मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं। बट कैमरे के सामने जब पढ़ाते हैं तो ये दुविधा होती है कि ये वीडियो कौन स्टूडेंट सुन रहा होगा। एक ऐसा बच्चा भी सुन रहा होगा जिसको सिर्फ केवीएल केसीएल लगाते आता है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई एक बच्चा ऐसा भी सुन रहा होगा जिससे थोड़ा हल्का फुल्का कॉलेज में पढ़ रखा है और थोड़ा सा अच्छा पढ़ने के लिए बैठा है। तो इस वजह से कैमरे के सामने जब पढ़ाते हैं तो हमें क्राउड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस वजह से कोर सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स आता है, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के थोड़े बहुत फॉर्मूले और साथ में आपका गुड कॉमन सेंस है, तो उसके बेसिस पे सारी चीजें हो जाएगी। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन से पढ़ाऊं। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो आपके पास सुविधा है कि आप वापस से उसको रिपीट करके एक बार सुनिएगा, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिक। और देखो एक और चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर नोट्स प्रोवाइड करिए। नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे डियर, प्रोवाइड करेंगे। हम लोगों ने जी सेंटर का जो प्लेटफॉर्म खोला है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी हेल्प करने के चक्कर में हम कहीं आपको अपाहिज बना दें। हमारा पर्पस आपको स्ट्रांग बनाना है, बट स्ट्रांग बनाने के साथ साथ अगर हम लोग बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर देंगे तो आप अपाहिज बन जाएंगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों सबसे कि नोट्स आप अपनी राइटिंग में बनाइएगा, अपने दोस्त से भी कॉपी नहीं करिएगा, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट ये धरोहर है आपकी, ये पुश्तैनी धरोहर बनने जा रही है इलेक्ट्रिकल मशीन। जो इस तरीके से आप जिस इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं तो इसको प्रॉपर अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए। फिर भी हम लोग जो इसके पीडीएफ सेक्शन है उसमें नोट्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं आए, ताकि आप वहां से देख देख के लिख सको। बट प्लीज आप नोट्स खुद अपनी हैंड राइटिंग में बनाना। ठीक है, दूसरा चीज है अगर वीडियो समझ में नहीं प्रॉपरली तो एक बार और रिवाइंड करके सुनिएगा, थोड़ा पेशेंस वाइज, क्योंकि ध्यान कई बार इधर उधर चले जाता है। हमारा फिजिकल प्रेजेंस तो होता है वीडियो पे, माइंड कहीं और चली गया, कहीं फोन आ गया किसी का, तो वो कॉन्सेप्ट से हम लोग बीच में हट जाते हैं। ठीक है, तो वापस से आप उस वीडियो को वापस सुनिएगा और आपके पास सुविधा है, जब पूरे जितनी वैलिडिटी है जब तक आपके पास ही वीडियो जब मर्जी चाहे तब सुन सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में। इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पहले तो मैंने बताया कि लॉस कैसे बने, असल में फैराडे लॉ, लेंज लॉ कैसे पिक्चर में आया, एग्जिस्टेंस में कैसे आया। उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके बाद क्या पढ़ाई किया रही, हम लोगों ने मटेरियलिस्टिक पढ़ाई करी, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट और मैग्नेटिक सर्क्यूट पे और बीएच कर्व को भी डिटेल वर्जन में देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएच कर्व। उसकी कुछ चीजें मैं यहां पर भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर क्या है। एक आइडियल मशीन की कल्पना करें अगर, क्योंकि आइडियल जो ट्रांसफार्मर या आइडियल मशीन है वो रियलिस्टिक नहीं होता है, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसी भी मशीन में हम ये नहीं मानेंगे कि वहां पे लीकेज ही नहीं हो, सब कुछ नहीं हो, जितने भी आपको कंडीशंस लिखा है वो सब नहीं हो, कोर लॉस नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इमेजिनरी काल्पनिक मशीन है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, एक तरह का हमारा क्या है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। रियल ट्रांसफार्मर अलग होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको कि ट्रांसफार्मर का नो लोड, जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है उसका नो लोड कंडीशन और लोड कंडीशन दोनों पे हम लोगों ने देखा फेजर डायग्राम किस तरीके से वेरी करे हैं और किस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बना है। यहां तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग धीरे धीरे हम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम लोग रियल ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रियल ट्रांसफार्मर बनाने के पहले जो सबसे बड़ी अड़चन है, जो सबसे बड़ा हर्डल है हमारे बीच में, वो है हमारा मटेरियल। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक जिससे कोर बना हुआ है, क्योंकि कोर पर ही सारा दारोमदार है। ठीक है, तो जो हमारा सीआरजीओ से बना हुआ जो कोर है, उस मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल वर्जन थोड़ा सा जान लें कि क्या उसके बारे में और क्या पॉसिबिलिटी है। और ये मैग्नेटिक मटेरियल का, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन में देखो, सिर्फ ट्रांसफार्मर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, इंटायर इलेक्ट्रिकल मशीन में कॉन्सेप्ट आपके काम के आएंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक मटेरियल का कंपेरिजन बहुत जरूरी है कि वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल
से किस तरीके से डिफर करती है। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में कंपैरिजन तो करें कि क्या असलियत होती है, कैसे क्या वेरी होता है, हर एक चीज डिटेल वर्जन में जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये जो अगले 2 या 3 वीडियो हो सकते हैं आपको थोड़े से बोरिंग लगे, बोरिंग बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको एंटरटेनिंग बनाऊं। ठीक है, बट मशीन है तो मशीन जैसा है वैसा पढ़ाना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद में क्या आऊंगा, एक रोड मैप दे देता हूं, इस मटेरियल के बाद में मटेरियल पढ़ाते पढ़ाते हिस्टेरिसिस लॉस पे जंप करूंगा, और हिस्टेरिसिस के बाद में क्या जंप करूंगा, एडी करंट लॉस पे जंप करूंगा, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, कोर लॉस बोलते हैं। ठीक है, हिस्टेरिसिस और एडी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कोर लॉस बोलते हैं। और इस कोर लॉस, हिस्टेरिसिस और एडी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो सब पे बात करूंगा। देखो मैं बहुत ज्यादा डेरिवेशन वगैरह करवाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन कराते जाऊंगा हर टॉपिक का, कि कंक्लूजन आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है। ठीक है, बहुत सारी चीज इसमें होगी जो समझाने के लिए बताई होगी, बट वो आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ समझने के लिए आपकी नोट्स कॉपी में रखे रहने दीजिएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मुझसे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़े वो जिंदगी में सिर्फ पहली और आखिरी बारी पढ़े। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं होगा किसी और एग्जाम के लिए अलग सोर्सेस ले लिए। ठीक है, तो किसी डिफरेंट कोई सा भी एग्जाम दो, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो, कोई भी एग्जाम क्लियर करो, लगन से पढ़ना पड़ेगा, बट शर्तें हैं, लगन से पढ़ो, जैसा बताते जा रहा हूं वैसा करते जाओ, खुद पर भरोसा रखो और कुछ भरोसा मेरे ऊपर भी रखो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस। मैंने क्या किया, 2 मटेरियल लिए, ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है, एक नॉन मैग्नेटिक के लिए ली और एक मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ली, और दोनों के ऊपर मैंने क्या कर दिया, वायर को वाउंड कर दिया, दोनों के ऊपर क्या कर दिया, वायर को वाउंड कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे असल में यहां पर जब मैंने सप्लाई दिया प्लस माइनस और प्लस माइनस, अब एसी डीसी की बात नहीं कर रहे, जस्ट सप्लाई दिया हम लोगों ने। ठीक है, अभी सप्लाई जैसे ही दिया मैंने, तो यहां पर क्या होगा, करंट आई और करंट आई इसमें जाने लगेगा, और करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, देखिएगा करंट इस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ऐसे घूम के ऐसे, और करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रखो, क्रॉस करो, तो थंब क्या दिखाता है, ओरिजिनेट ऑफ द फ्लक्स। ओरिजिनेट ऑफ द फ्लक्स मतलब कहां से निकलता है फ्लक्स, साउथ पोल से, मतलब मैग्नेट के बाहर की बात हो रही है, नॉट साउथ पोल, नॉर्थ पोल से। तो ये थंब क्या दिखाता है, नॉर्थ पोल दिखाता है। तो कर्ल करेंगे तो थंब क्या दिखाएगा हमें, नॉर्थ पोल दिखाएगा। इसका मतलब नॉन मैग्नेटिक में, देखो ये मैग्नेटिक मटेरियल तो है नहीं, जो हिस्टेरिसिस लॉसेस में क्या होते थे, मैग्नेटिक डाइपोल्स भी तो होते थे, तो यहां डाइपोल्स नहीं है, तो यहां पर फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, क्योंकि फ्लक्स तो बनेगा करंट की वजह से होगा, फाई आई क्या हो जाएगा, यहां पर फाई आई हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहां से ब्लू से लिख देता हूं ताकि विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं हो, फाई फ्लक्स ड्यू टू करंट। और यहां पर जब हम लोगों ने करंट दिया है तो यहां पर 2 फ्लक्स होंगे, एक तो फाई आई भी होगा और एक होगा फाई डी, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, डाइपोल्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, मैग्नेटिक डाइपोल्स भी क्या होंगे, इधर के साइड अलाइन होने लगेंगे। तो 2 वजह से देखिए मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स 2 तरीके से आ सकता है, एक तो करंट की वजह से फ्लक्स आएगा फाई आई आई, और डाइपोल्स के अलाइनमेंट से भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, दैट इज फाई डी। मतलब 2 तरह के फ्लक्स से फाई आई को क्या बोल सकता हूं मैं, फ्लक्स ड्यू टू करंट, फ्लक्स ड्यू टू करंट, फ्लक्स ड्यू टू करंट, फाई आई। ठीक है, सफिक्स में मैंने आई लिखा है। और फाई डी को बोल देंगे फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल्स, फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल्स की वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल्स की वजह से जो फ्लक्स आएगा दैट इज फाई डी। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन करते हैं ना, हम लोग करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो देखेंगे कि कौन सा फ्लक्स ज्यादा डोमिनेटिंग होता है और कैसा क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर बात करता हूं, टेबल बना लेता हूं, एक तो फाई आई का टेबल बना लेता हूं, दूसरा बना लेता हूं फाई डी का टेबल। ठीक है, फाई डी का बना लेता हूं। ठीक है, तो यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे और यहां पर मैं करंट देते जाऊंगा। ठीक है, यहां पे मैं करंट एक टेबल बना लेता हूं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या देंगे, करंट देंगे, करंट आई की डिफरेंट वैल्यू पे फ्लक्स देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, फ्लक्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, शायद इतने में हो जाना चाहिए, फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्सेल शीट और बड़ी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब करंट बात करते हैं। सबसे पहले मैं 1 एम्पेयर करंट दूंगा। ठीक है, 1 एम्पेयर करंट दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर ये जो फाई आई है इसका क्वांटिटी, अब देखो मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं कुछ क्वांटिटी ले लेता हूं। ठीक है, तो ये 1 क्वांटिटी का प्रोड्यूस हुआ फाई आई, और ये जो फाई डी प्रोड्यूस हुआ 1 एम्पेयर करंट देने से, जो फाई डी प्रोड्यूस हुआ ये कितना प्रोड्यूस हुआ,
ये प्रोड्यूस हुआ, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 700 प्रोड्यूस, या 700 भी नहीं, थोड़ा सा कम मान लेते हैं, चलो 100 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, 100, ठीक है। मतलब 1 एम्पेयर करंट देने की वजह से जो फ्लक्स ड्यू टू करंट है वो 1 क्वांटिटी का प्रोड्यूस हुआ, तो उसके कंपैरिजन में ये 100 क्वांटिटीज का प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्स देगा हमें, ठीक है। जैसे ही मैं 10 एम्पेयर करता हूं तो ये जो phi i है ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 की काउंटिंग से बढ़ा। बट ये जो phi d होगा, phi d कितने काउंटिंग से बढ़ेगा, ये तकरीबन 500 की काउंटिंग से बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा एकदम से जैसे ही करंट दे रहे हैं तो phi d अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, बट phi i बहुत धीमी गति से जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब 100 एम्पेयर आ जाएगा, 100 एम्पेयर आ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, phi i ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 थोड़ी देर के लिए, और phi d जो होगा वो चले गया मेरा 800 तक, ठीक है। यहां पे बोल दूंगा मैं 800 तक, या एक काम करते हैं 900 तक मान लेते थोड़ी देर के लिए, 900 तक मान लेते, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे 100 एम्पेयर दिया तो phi i कितना 10 से बढ़ा, और phi d कितना बढ़ा 900 से, और भी ज्यादा से बढ़ते जा रहा है। जैसे ही मैं 110 एम्पेयर दूंगा, जैसे ही मैं 110 एम्पेयर दूंगा तो ये जो phi i है ये हो जाएगा 11, है ना, 11 टाइम्स, और phi d जो हो जाएगा वो रहेगा 910। मतलब देखो अब क्या हो रहा है, 100 एम्पेयर से जब 110 एम्पेयर दे रहा हूं तो phi d का वेरिएशन देखो, 900 से कितना हो गया है, 910। मतलब अब क्या हुआ, थोड़ा धीमा हुआ, जो चेंज का जो डिफरेंस था वो कम होते गया। जैसे ही मैं यहां पर 115 एम्पेयर देने लगा तो यहां पर phi i तो कितना बढ़ेगा, ये तो अपनी रफ्तार से ही बढ़ रहा है, बट ये अब कितना बढ़ेगा, ये मात्र 911 ही हो पाएगा, ठीक है, 911 हो पाएगा। मतलब देखिएगा ये एक ऐसा स्टूडेंट है या ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्या है, एकदम से मोटिवेट हुआ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इसने 3-4 दिन तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, बट उसके बाद धीरे धीरे इसने बहुत ज्यादा चेंज, बट ये कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली उसी डिफरेंस से क्या होते जा रहा है, पढ़ाई करते जा रहा है। इसका मतलब अब देखो फर्दर करंट बढ़ाएंगे, मान लीजिए मैंने 120 एम्पेयर कर दिया, तो ये जो phi i है ये तो कितना रहेगा, 15 से बढ़ेगा, नॉट 15 एम्पेयर, 15 एक फिगर है जस्ट, और ये phi d होगा ये ऑलमोस्ट 911.11। मतलब अब कितना स्लाइटली, सिर्फ और सिर्फ स्लाइटली इंक्रीज करेगा, स्लाइटली चेंज होगा, स्लाइटली चेंज, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, अब इसका मतलब देखो प्रैक्टिकलिटी हुआ क्या है कि अब फर्दर करंट देने से सारे डाइपोल्स, एक बार जब डाइपोल सारे अलाइन हो गए तो देयर इज नो फर्दर पॉसिबिलिटी टू अलाइन मोर डाइपोल्स। इसका मतलब क्या हो चुका है, अब करंट बढ़ाते जाओगे तो थोड़ा सा फ्लक्स बढ़ेगा जो कि करंट की वजह से बढ़ता है, बट डाइपोल्स की वजह से फ्लक्स क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस पोजीशन पे, जिस पॉइंट के बाद डाइपोल्स की वजह से फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाए, वहां से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ये जो मटेरियल है ये सैचुरेशन में आ चुका है। उसी कंडीशन से हम क्या बोलेंगे कि आवर मटेरियल विल एंटर्स इन सैचुरेशन, ठीक है। तो हमारा मटेरियल एंटर कर गया है सैचुरेशन में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यही यहां पर ही क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड सैचुरेशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड सैचुरेशन। बट यहां पर देखिए phi i क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली अपनी रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। मतलब यहां पर phi i जो है, क्योंकि यहां पर देखो phi d, तो इसका मतलब क्या होते जाएगा कि अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो डाइपोल्स की वजह से क्या होते जाएगा, सैचुरेशन में आ गया है, बट स्लाइटली थोड़ा सा फ्लक्स बढ़ते जाएगा, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा तो डाइपोल में थोड़ा सा चेंज होगा, और थोड़ा चेंज काहे में होगा, करंट में होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर अगर मैं कैटेगराइज कर दूं कि यहां पर आ जाएगा ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहां पे नॉन मैग्नेटिक में तो phi i है सिर्फ और सिर्फ। जब मैं इसको मैग्नेटिक बोल दूंगा, मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें जो हमारा phi d, तो जो phi नेट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा phi d प्लस phi i, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग क्या बनाएंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सैचुरेशन वाला भी ड्रॉ करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। तो जल्दी से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं।
चलिए आपके सामने कुछ कर्व बनाते हैं नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक के। ठीक है, तो अभी तक क्या हो चुका है, कहानी क्या हो चुकी है कि अगर हमारा नॉन मैग्नेटिक है तो सिर्फ और सिर्फ क्या पे डिपेंड कर रहा है, फाई आई ए पे, और मैग्नेटिक मटेरियल है अगर हमारा तो ये फाई डी प्लस फाई आई पे हमारा क्या हो रहा है, जो नेट फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक मटेरियल में जो नेट फ्लक्स है वो डाइपोल्स की वजह से और करंट की वजह से दोनों ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर करंट जब एडिशन हो जाएगा, ये वाले करंट का एडिशन होते जाएगा, इसमें ये वाले करंट का एडिशन कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे 5 + 5 10, ठीक है, ये एडिशन होता रहेगा। ठीक है, दोनों का आएगा क्योंकि दोनों की वजह से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक करंट की वैल्यू, जो करंट की वैल्यू जहां जा रही है थोड़ी देर के लिए 120 एम्पेयर के बाद कुछ वैल्यू तक की, जब हम लोग करंट, जब सप्लाई दे रहे हैं, करंट जा रहा है तो कुछ वैल्यू तक तो फाई डी और फाई आई क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फाई आई तो क्या होते जाएगा, अपनी रफ्तार से, कछुए की रफ्तार से बढ़ते जा रहा है, बट फाई डी क्या होगा, अचानक से बढ़ेगा और फिर स्लो डाउन होते जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल ये है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वाला और ये है मैग्नेटिक मटेरियल वाला। तो यहां पर नॉन मैग्नेटिक में क्या होगा कि यहां पर जो फ्लक्स है और जो करंट है, जो कि बी एच कर्व ही है, और उसको फाई और आई का कर्व भी बोल सकते हैं क्योंकि B इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और H इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नॉन मैग्नेटिक में लीनियर से निकलेगा, ये कैसे चलेगा, लीनियरली चलेगा, मतलब करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो यहां पर कर्व कैसा बनेगा, लीनियर कर्व बनेगा। ठीक है, ये इधर भी बन सकता है अगर उल्टे डायरेक्शन से हम लोग सप्लाई दे तो, मतलब यहां पे करंट का डायरेक्शन बदल दिया तो ये करंट का डायरेक्शन इधर भी बन सकता है। ठीक है, तो लीनियर बनेगा, मतलब हम करंट बढ़ाते जाएंगे तो फ्लक्स अपनी स्पीड से बढ़ते जाएगा, जो भी आपका स्लोप रहेगा। ठीक है, कभी मना नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। बट यहां पर मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, फाई डी और फाई आई की वजह से आया है, इसका मतलब यहां पर तो शुरुआत में तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा क्योंकि करंट देते जा रहे हैं हमारे, देखो इधर जब यहां पे करंट है तो ये हमारा डी फाई है, उसके बाद बढ़ते जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सैचुरेशन रीजन में एंटर कर चुका है, ठीक है, सैचुरेशन में एंटर करने के बाद ये एग्जैक्टली ऐसे सीधा नहीं जाएगा, सीधा नहीं जाता है, वहां तक हम लोग सप्लाई भी नहीं देते हैं, ये हल्का सा इस तरीके से ऊपर चलते जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर आके सैचुरेशन रीजन में एंटर कर चुका है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहां पर लार्ज चेंज, ये करंट का बहुत ज्यादा करंट देने पे सिर्फ फ्लक्स जो डीफाई है, डीफाई कितना चेंज हो रहा है, बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बट जब यहां पर करंट दे रहे थे हम लोग तो थोड़े से करंट से कितना चेंज हो रहा है, देखिए यहां का चेंज देखते हैं, यहां का चेंज देखें अगर हम लोग तो थोड़े से देखिए करंट कम है और यहां पर डीफाई क्या है, ज्यादा है, बट यहां पर करंट बहुत ज्यादा है बट डीफाई क्या है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब धीरे स्लाइटली इंक्रीज करेगा ड्यू टू फाई आई, क्योंकि डाइपोल्स की वजह से तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल में फाई डी की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए 0 हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एक जगह पे जाके क्या होते जा रहा है, एक लार्ज नंबर ऑफ करंट देने की वजह से, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करने की वजह से डाइपोल सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं, मतलब हमारा मैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेशन में जा चुका है। ऐसी जगह पे फाई डी की वजह से तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या होगा उस टाइम पर, सैचुरेशन के बाद फाई आई, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या है, फाई आई। इसका मतलब अंडर डीप सैचुरेशन जब चले जाएंगे हम लोग तो मैग्नेटिक मटेरियल नॉन मैग्नेटिक जैसा बिहेव कर सकता है कि नहीं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बना नहीं है, बिहेवियर एक्ट एज अ, जैसे होता है ना, सलमान खान अगर पुलिस की एक्टिंग कर रहा, मतलब पुलिस नहीं है वो, असल में पुलिस की एक्टिंग कर रहा है। तो ये भी ओरिजिनली ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, बट इसका एक्ट या बिहेवियर कैसा होने लगेगा, नॉन मैग्नेटिक जैसा होने लगेगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से अगर हम लोग B = μ0 μh × h ये रिलेशन जानते हैं, तो जो μr है वो कैसे हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू B/h, और यही हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ द BH। तो जो स्लोप ऑफ द BH है तो इसका ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका कर्व अगर μr और h के बीच में बनाए या करंट के बीच में बनाए तो ये हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, और नॉन मैग्नेटिक का म्यूआर वैसे भी क्या होता है, 1 होता है। एयर का क्या लेते हैं हम लोग, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 ही लेते हैं। ठीक है, तो एयर क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। और वैसे ही अगर यहां का अगर हमको म्यूआर और एच के बीच में बनाना पड़े तो शुरुआत में तो बहुत तेजी से परमेबिलिटी क्या होगी,
बहुत तेजी से बढ़ेगी शुरुआत में बढ़ेगी, एक टाइम तक कांस्टेंट भी बनी रहेगी, उसके बाद धीरे 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 हायर करंट वैल्यूज पे जब जाएंगे, हायर करंट वैल्यूज पे जाएंगे तो हायर करंट वैल्यू पे क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक नॉन मैग्नेटिक, तो नॉन मैग्नेटिक का म्यू आर जब 1 है तो ये भी इसका म्यू आर भी क्या होते जाएगा, 1 तक आते जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब आपको बात समझ में आ रही है कि मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अंडर डीप सैचुरेशन, एक नोट पॉइंट भी लिखा है, अंडर डीप सैचुरेशन रीजन मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक मटेरियल से मशीन बनाने का क्या एडवांटेज है, क्योंकि वहां पर डाइपोल्स की वजह से एक्स्ट्रा फ्लक्स, और एक्स्ट्रा भी कितना, बहुत ज्यादा अमाउंट में है कंपैरेटिवली टू करंट, तो करंट की वजह से जितना डाइपोल्स आ रहा है उससे बहुत ज्यादा, कई गुना किसकी वजह से आ रहा है, डाइपोल्स की वजह से आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो यूजफुल फ्लक्स है उसमें 95% किसका कंट्रीब्यूशन है, हमारा डाइपोल्स की वजह से फ्लक्स है। तो एक बार जब डाइपोल सैचुरेट हो गए थे, तो मैंने बीएच कर्व में बताया था सैचुरेशन हो गया था तो कैसा होता था, है ना, उसके बाद अगर करंट देते जाएंगे तो अननेसेसरी कोर का हीटअप होते जाएगा, क्योंकि फ्लक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और अगर मैं तेजी से करंट बढ़ाते जाऊंगा तो ये चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ये जो चेंज होगा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि म्यू आर आफ्टर मतलब सैचुरेशन के बियॉन्ड अगर जाने लगेंगे तो म्यू आर क्या होते जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल का भी 1 होता रहेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमको कौन से रीजन में हमें ऑपरेटिंग पॉइंट रखना चाहिए किसी भी ट्रांसफार्मर का, मतलब हम चाहते हैं कि सैचुरेशन में जाने से बचे, क्योंकि सैचुरेशन में जाएंगे हम लोग तो जैसे ही सैचुरेशन के क्रॉस हुए तो करंट बहुत लार्ज अमाउंट में जाएगा और उसका कोई फायदा भी नहीं है, कोई फ्लक्स भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो टेम्परेचर, अननेसेसरी टेम्परेचर राइज अप करेगा और वहीं से हमारी हार्मोनिक्स की शुरुआत भी होती है मैग्नेटिक मटेरियल में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हार्मोनिक का जो मेन सोर्स है वो क्या है, सैचुरेशन। जो हार्मोनिक्स जहां से पैदा हो सकते हैं वो है सैचुरेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग आगे जाके। अच्छा, अब एक और चीज, हम चाहते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट हो वो क्या रहे, सैचुरेशन से नीचे ही रहे। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मुझे ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग पॉइंट बोले कि मान लीजिए बीएच कर्व है और मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट बनाना है, तो शुरुआत में तो थोड़ी देर तक क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली लीनियर जैसा है। ठीक है, और उसके बाद नॉन लीनियरिटी अचीव हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर ये शुरुआत में तो क्या होगा, लीनियर जाते जाएगा, उसके बाद ये कहां चले जाएगा, नॉन लीनियर साइड में चले जाएगा। ठीक है, नॉन लीनियर साइड में चले जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि यहां तक ये इस वाले पॉइंट तक क्या हो रहा है, लीनियर मेंटेन कर रहा है, इस वाले पॉइंट तक क्या है, लीनियरिटी मेंटेन हो रही है, लीनियरिटी। ठीक है, तो हम चाहते हैं, देखिए हम क्या चाहते हैं, किसी भी मशीन में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि लीनियरिटी तक तो ठीक है कंफर्टेबली हो रहा है, बट उसके बाद कंफर्टेबली नहीं होगा, क्योंकि वहां से नॉन लीनियर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो लीनियरिटी यहीं पे खत्म हो जा रही है। तो लीनियरिटी के अबव और सैचुरेशन के बिलो हम लोग क्या रखेंगे, हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको नी पॉइंट भी बोलते हैं, नी पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट। ये बहुत बार बार्क वगैरह में क्वेश्चन आता है कि बताइए ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग पॉइंट बीएच कर्व में, जो मशीन का ऑपरेटिंग पॉइंट वो लीनियरिटी के अबव रखें या बिलो रखें। तो आपको क्या रखना है, जहां लीनियरिटी खत्म हो रही है उसके अबव बट सैचुरेशन से बिलो। तो यहां पर हमको नी पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट रखना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जहां तक बनती कोशिश है, जहां तक हम लोग करंट से ज्यादा फ्लक्स ले सके वहां तक अच्छा है। बट जहां पर हमें करंट बहुत ज्यादा दुविधा देने लगे, क्यों दुविधा देने लगेगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में फ्लक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो अननेसेसरी का हमें टेम्परेचर राइज अप देगा। और सैचुरेशन के जैसे बियॉन्ड में गए, सैचुरेशन के बियॉन्ड में चले गए तो वहां पे हार्मोनिक्स भी आने लगेंगे। ठीक है, तो हमें सैचुरेशन तक तो कम से कम नहीं ले जाना। बट मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक मटेरियल अगर सैचुरेशन पे जाता है तो कौन से तरह के हार्मोनिक्स आते हैं, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये रही नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक का कंपेरिजन। तो मुझे खुशी हो रही है और हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया है कि अब मैग्नेटिक मटेरियल से हम लोग क्या बनाएंगे, सारी मशीन बनाएंगे। उसका क्या रीजन है, क्योंकि दो तरीके से फ्लक्स प्रोड्यूस हो सकता है, फ्लक्स ड्यू टू द करंट जो कि मात्र 3-4% होता है 100 में से, और 95 to 96% किसकी वजह से होता है, फाइडी की वजह से होता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा आगे की, इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के डिस्कशन को। चलिए मिलते हैं।